Hello everyone, today I will continue the next sample paper regarding the class 5th and the subject is Hindi for the session 2023-24 and we have already discussed the sample papers regarding the subjects EVS, English and Mathematics. तो आज जो हम करेंगे बेटे वो हम करेंगे हिंदी का, क्योंकि इससे पहले हम 3 सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मेरे हिसाब से आप बड़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा, पेपर का पैटर्न किस तरह का होगा, टोटल कितने क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट में आएंगे और हर क्वेश्चन का जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होगा वो किस तरह से रहेगा। हमारा क्लास 5th का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर रह गया था जिसको कि हम आज सॉल्व कर रहे हैं। और सबसे पहले बेटे ये जो पेपर का फॉर्मेट है दैट फॉर्मेट इज टू बी इशूड बाय द एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला एंड सबसे पहले जो आपका पेपर रहेगा उस पेपर में जो आपका फॉर्मेट रहेगा, स्कूल का नाम, बच्चे का नाम, कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं, रोल नंबर क्या रहेगा आपका और जिस दिनांक को, जिस तिथि को आपका पेपर होगा वो तिथि आपको जो होगी वो मेंशन करनी होगी, आपको वो डेट मेंशन करनी होगी। वहां पर समय जो मिलेगा आपको पेपर को करने का वो मिलेगा आपको 3 घंटे का टोटल, मतलब आपको 3 घंटे में जो होगा वो अपना पेपर अटेम्प्ट करना होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो पेपर के वो रहेंगे 50 मार्क्स। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है बेटे हिंदी सब्जेक्ट का, वो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़े व निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, उस अनुच्छेद को आपको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद जो उस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे गए होंगे उसके आपको उत्तर देने होंगे। अब आपका अनुच्छेद कहते हैं जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार को जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। तो ये अनुच्छेद है और ये अनुच्छेद जो है वो संबंधित है फसलों से और उस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन से त्योहार जो मनाए जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का त्योहार है या फिर तिल संक्रांति का है, असम में बिहू, केरल में ओणम है, तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार है और पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती के उपलक्ष्य में ये त्योहार है और फसलों से जुड़े त्योहार है और इन्हें ज्यादातर जो है जनवरी या मध्य अप्रैल तक जो है वो अलग अलग समय में मनाया जाता है। अब इस अनुच्छेद से संबंधित जो पहला प्रश्न है, फसलों से जुड़ा त्योहार भारत में कौन से माह में मनाया जाता है? तो फसलों से जुड़ा त्योहार भारत में जो कौन से माह में मनाया जाता है? तो भारत में फसलों से जुड़ा त्योहार जनवरी माह में मनाया जाता है। ज्यादातर भारत में जो फसलों से जुड़े हुए त्योहार है, ये फसलों से जो जुड़ा हुआ त्योहार है वो कौन से माह में मनाया जाता है? वो जनवरी माह में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है इस दिन लोग क्या करते हैं? इस दिन लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के आने की खुशी का इजहार करते हैं। मतलब इस दिन लोग क्या करते हैं? इस दिन लोग जो है वो अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के आने की खुशी का इजहार करते हैं। तीसरा प्रश्न है इसका खेती से जुड़े त्योहार के कौन कौन से नाम है? सो खेती से जुड़े त्योहार अभी हमने बताया कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश है वहां पर मकर संक्रांति या तिल संक्रांति का नाम दिया जाता है, असम में बिहू है, केरल में ओणम है, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी है, गुजरात में जो है वो पतंग का पर्व है, इस तरह के नामों से जाना जाता है। तो खेती से जुड़े त्योहार जो है वो कौन कौन से नाम से? पोंगल है, लोहड़ी है, बिहू है, उसके बाद ओणम है, पतंग का पर्व है, ये तो सभी खेती से जुड़े जो है वो त्योहार है।
जिनके अलग अलग नाम है, जैसे आपको अलग अलग बता दिए, लोहड़ी का पर्व है, उसके बाद जो है पोंगल है, बिहू है, ओणम है, या फिर पतंग का पर्व है। ये खेती से जुड़े हमारे त्योहार हो गए। नुक्ते वाले शब्द लिखिए। अब नुक्ते वाले शब्द कौन से हैं? नुक्ते वाले शब्द कौन से थे? फसलों, ये नुक्ते वाले शब्द है फसलों। अगला जो नुक्ते वाले शब्द है लोहरी, तेजी, लोहरी, और अगला है तेजी। ये जो है नुक्ते वाले शब्द हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये तो आप हो गया अनुच्छेद संबंधित प्रश्न हो गया। एक अनुच्छेद दिया जाएगा, उस अनुच्छेद को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो आपको देने होंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, और वो प्रश्नों के उत्तर जो होंगे बेटे वो कोई 5 प्रश्नों के उत्तर आपको करने होंगे। पहला प्रश्न है, मां के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मानते हैं? घर में मां भी है, मां के अलावा और कौन कौन है जो तुम्हें मानते हैं? तो मां के अतिरिक्त घर में दादा, दादी, चाचा, चाची तथा पिताजी हमें मानते हैं। बड़े भाई बहन भी हमें रूठा हुआ देकर हमें प्यार से मनाते हैं। घर में ज्यादातर सभी बच्चों के बड़े भाई बहन होते हैं, तो बड़े भाई बहन जो होते हैं जब हमें रूठा हुआ देखते हैं तो हमें रूठा हुआ देकर वो भी मनाते हैं। तो माँ के अतिरिक्त या माँ के अलावा घर में जो है वो कौन कौन रहते हैं? दादा, दादी, चाचा, चाची या फिर पिताजी हमें मानते हैं, और बड़े भाई बहन ज्यादातर हमें कई बार रूठा हुआ देकर वो भी हमें मनाते हैं। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? अकबर जब नक्काशी सीखना चाहता था तो उस टाइम या उस समय केशव ने जो था वो संदेह भरी नजरों से उन्हें क्यों देखा था? तो अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें इसलिए संदेह भरी नजरों से देखा क्योंकि वह बहुत बड़े बादशाह थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि इतने बड़े बादशाह होने के बावजूद उन्हें जो है वो नक्काशी सीखने की क्या जरूरत है। इस वजह से केशव ने जो था वो उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। अगला प्रश्न है, अकबर ने जब, हाँ ये हो गया। उसके बाद क्या है, ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? ये अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3। ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या कारण था कि ईला को लेकर जो स्कूल वाले थे वो चिंतित थे? इसका मतलब कोई ना कोई कारण जो था वो उसके पीछे था। तो ईला को लेकर स्कूल वाले इसलिए चिंतित थे क्योंकि ईला एक अपाहिज लड़की थी और उसकी सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंता थे। क्योंकि जो अपाहिज होता है तो मतलब अब साधारण सी बात है कि अगर कोई जो है वो अपाहिज होगा तो सबसे पहले वो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होगा और उसके कार्य करने की जो एक तरीका है, उसके कार्य करने की गति को लेकर जो थे वो स्कूल वाले चिंतित थे। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? अब्बा ने सोचा कि हर रोज घर के बड़े सदस्य इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं। ज्यादातर जो घर के बड़े होते हैं वो छोटे बच्चों पर या छोटे लोगों पर ज्यादातर वो क्या करते हैं, हुक्म चलाते हैं। तो अब्बा ने सोचा कि हर रोज घर के बड़े सदस्य जो है वो इन छोटे बच्चों के ऊपर क्या करते हैं, हुक्म चलाते हैं। क्यों ना एक दिन के लिए ये अधिकार इन्हें दे दिया जाए। तो उन्हें लगा कि क्यों ना एक दिन के लिए अगर हम ये अधिकार इन्हें दे दें तो उससे उनकी जो एक खुशी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब्बा ने ये सोचकर आरिफ की बात मान ली थी, क्योंकि अब्बा ने सोचा था कि हर रोज घर के बड़े जो होते हैं वो छोटों पर हुक्म चलाते हैं, तो क्यों ना हम एक दिन के लिए ये अधिकार जो है वो छोटे बच्चों को दे दें। अगला प्रश्न नंबर 5 है, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर बुआ को महामूर्ख क्यों माना? मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर बुआ को महामूर्ख क्यों माना? ये अगला प्रश्न है। तो वह मेडल दादी के पति अर्थात दादी जी से द्वारा प्राप्त किया गया था, क्योंकि वो मेडल जो था, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर बुआ को महामूर्ख क्यों माना? क्योंकि मेडल मिला हुआ और उस मेडल से बुआ ने जो वो चूड़ियां बनवा ली, तो उसके ऊपर बुआ को मूर्ख क्यों माना गया? क्योंकि वह मेडल दादी के पति अर्थात दादाजी द्वारा प्राप्त किया गया था। क्योंकि वो मेडल किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? वो मेडल दादाजी अर्थात जो दादी के पति थे उनके द्वारा वो मेडल प्राप्त किया गया था, जो दादी जी के लिए बहुत ही गौरव की बात थी, क्योंकि एक मेडल लेना ही एक बहुत गौरव की बात होती है। तो वो दादी के लिए जो थी वो बड़ी गौरव की बात थी, वह इसे संभाल कर रखना चाहती थी, परंतु बुआ ने उसे चूड़ियां बनवा ली थी। इस वजह से मेडल जो था उसे चूड़ियां बनवा लेने पर बुआ को महामूर्ख माना, क्योंकि वह मेडल जो था वो दादी के
पति या दादाजी को प्राप्त हुआ था, और वो दादी जी के लिए बहुत गर्व की बात थी कि उनके पति को जो है वो एक मेडल प्राप्त हुआ था। तो वह उसे जो थी दादी जो थी वो उस मेडल को क्या करना चाहती थी, संभाल कर रखना चाहती थी, परंतु बुआ ने उससे उस मेडल से क्या कर दी, चूड़ियां बनवा ली। इसलिए मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर बुआ को महामूर्ख माना गया। अगला प्रश्न है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? तो बिशन जानता था कि घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा, क्योंकि बिशन अच्छी तरह से जानता था कि अगर इस तीतर को इसका उपचार नहीं किया गया तो ये तीतर जो था वो यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। इसे शिकारी ढूंढ नहीं पाएंगे, उसे तीतर को मारना अच्छा नहीं लगता था। यही कारण था कि वह घायल तीतर को बचाना चाहता था। तो बिशनदार जानता था कि घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा, इसे शिकारी ढूंढ नहीं पाएंगे और उसे तीतर को मारना अच्छा नहीं लगता था, और यही कारण था कि वह घायल तीतर को बचाना चाहता था। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है? अगर आई है तो उसके बारे में लिखे। हाँ, हमारे इलाके में बहुत पहले बाढ़ आई थी, और तब मैं बहुत छोटा था। दादा दादी ने मुझे बताया कि पानी घर में घुस गया और उनका सामान जो था, नॉट सामान पर उनका सामान जो था वो बाढ़ में बह गया था। हाँ, हमारे इलाके में बाढ़ आई थी, और उस टाइम जब बाढ़ आई थी तो उस समय मैं बहुत छोटा था। तो दादा दादी ने मुझे बताया था कि जो पानी था वो घर के अंदर घुस गया था और ज्यादातर जो सामान था वो पानी में बह गया था। तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहां जाता है? हमारे घर का मैला पानी बहकर सीवरेज में जाता है। ज्यादातर सभी लोगों के घरों में मैला पानी होता है, तो वो मैला पानी जो होता है वो कहां पर जाता है? तो घर का जो मैला पानी होता है वो बहकर कहां जाता है? सीवरेज में जाता है। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न जो थे बेटे, हर एक प्रश्न के कितने मार्क्स रहेंगे? 5 प्रश्न आपको कोई करने होंगे, और हर एक प्रश्न के 2 अंक होंगे। कुल मिलाकर आपको 5 प्रश्न करने हैं। तो इस तरह से आपके प्रश्न नंबर 2 का जो कुल अंकों का जोड़ बनेगा वो बनेगा 10 नंबर का जोड़ बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है बेटे? अगला प्रश्न है हमारा पद्यांश का सरलार्थ। ये प्रश्न नंबर 3 है, 2 नंबर का रहेगा। ये कितने नंबर का रहेगा बेटे? 2 नंबर का। आपको पद्यांश का आपको सरलार्थ लिखना है। मैं तलवार खरीदूंगा मां, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। फिर से मैं पढ़ूंगी, मैं तलवार खरीदूंगा मां, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। अब यह इसका पद्यांश का क्या सरलार्थ है बेटे? मैं तो तलवार या तीर कमान खरीदूंगा, मैं तो तलवार या तीर कमान खरीदूंगा और श्री राम की तरह वन में जाकर ताड़का जैसी राक्षसी का वध करूंगा। फिर से मैं इसका एक बार आपको सरलार्थ समझाऊंगी। मैं या तलवार या तीर कमान खरीदूंगा और श्री राम की तरह जंगल में जाकर ताड़का जैसी राक्षसी का वध करूंगा। यह प्रश्न है आपका 2 नंबर का। अगला प्रश्न है आपका मिलान करो। राख, रामायण, क्या क्या है बेटे? राख, रामायण, केशव, रतन, मंत्री, नगरी, और उसके सामने जो है नन्ना फनकार, गूंगा, राम, अंधेर, रस्सी, पतली गर्दन, रस्सी। ठीक है, यहां तक है आपके। अब आपने इसका सही मिलान करना है। राख, राख के साथ जो मिलान करेगा वो करेगा रस्सी। रामायण, राम, राम किसमें थे? रामायण में। केशव, केशव को क्या कहा गया है? नन्ना फनकार। रतन, गूंगा, रतन क्या है? गूंगा। मंत्री, पतली गर्दन। नगरी, अंधेर। इस प्रश्न के जो अंक रहेंगे वो रहेंगे 4 अंक रहेंगे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। अगला प्रश्न कौन सा है? रिक्त स्थान भरिए। तिब्बत की डैश में नमी बहुत कम है। काम है नहीं, ये कम है। तिब्बत की डैश में नमी बहुत कम है। तो तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। बच्चा ताड़का को डैश के समान मारना चाहता है। बच्चा डैश को ताड़का के समान मारना चाहता है। तो बच्चा जो है ताड़का को डैश में क्या आएगा? बच्चा ताड़का को राम के समान मारना चाहता है। तो यहां पर क्या आएगा? राम। कोको की डैश ने कल दुकान से एक डैश खरीदा था। कोको की मां ने,
कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। आजादी के बाद दिल्ली में पानी की औसत मांग लगभग डैश बढ़ गई है। आजादी के बाद दिल्ली में पानी की औसत डैश बढ़ गई है। तो कितनी मांग बढ़ गई है? दिल्ली में पानी की आजादी के बाद जो औसत है वो कितनी बढ़ गई है? 3 गुना बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 3 गुना बढ़ गई है। 3 गुना बढ़ गई है। ये प्रश्न रहेगा बेटे, ये भी आपका 4 अंक का प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है किसने किसको कहा। कौन से शब्द किसने और कौन से शब्द किसको कहे, मतलब शब्द कहे गए हैं तो वो शब्द जो होंगे वो किसने कहे हैं और किसको कहे हैं। आरिफ डैश सलीम डैश चलो फौरन सो जाओ। आरिफ डैश सलीम डैश चलो फौरन सो जाओ। एक्सक्यूज मी। तो ये शब्द किसने और किसको कहे? अम्मी ने आरिफ, ये शब्द जो थे आरिफ डैश सलीम। आरिफ, तो ये जो है अम्मी ने आरिफ से ये शब्द कहे थे सलीम डैश चलो फौरन सो जाओ। तो सलीम को कहे थे कि सलीम फौरन सो जाओ। तो आरिफ की अम्मी ने ये शब्द सलीम को कहे थे कि फौरन से सो जाओ। तो आ गया आपकी अम्मी ने आरिफ को क्या कहा था? अम्मी ने आरिफ को क्या शब्द कहे थे? सलीम को शब्द कहे थे कि फौरन सो जाओ। अगला प्रश्न है बेटे हमारा, सही विकल्प चुनो। क्या है? सही विकल्प चुनो। कितने अंक का है ये? 2 अंक का है। सही विकल्प चुनने हैं और उन सही विकल्पों के चुनाव पर आपको क्या करना है? शब्द बनाने हैं। गुरु चेला घूमते घूमते कहां पहुंचे। गुरु चेला घूमते घूमते कहां पहुंचे। आपके पास विकल्प दिए गए हैं नगरी, गांव, महानगर। अब इसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि गुरु चेला जो थे वो घूमते घूमते कहां पहुंचे थे। नगरी पहुंचे थे, गांव पहुंचे थे या महानगर पहुंचे थे। तो गुरु चेला जो थे वो घूमते घूमते कहां पहुंचे थे? नगरी पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है बेटा वो ये है, कर्नल साहब की कुत्ता किस जाति का था। जो कर्नल साहब ने अपना कुत्ता पाल रखा था वो कुत्ता किस जाति का था। आपके पास विकल्प दिए गए हैं अल्सेशियन, नेपाली, हिमाचली। कर्नल साहब ने कुत्ता जो पाल रखा था वो किस जाति का था? अल्सेशियन, नेपाली या फिर हिमाचली। 3 आपके पास विकल्प दिए गए हैं, अल्सेशियन, नेपाली, हिमाचली। तो वो कौन सा था? अल्सेशियन। कौन सा था बेटे? अल्सेशियन। ये सही आंसर है इसका। संज्ञा वाले शब्दों को छांटिए। ये प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। सही विकल्प चुनने हैं और सही विकल्प पर चुनकर उनको आप सही जगह पर लिखेंगे। तो ये जो प्रश्न रहेगा आपका कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, कर्नल साहब ने संज्ञा वाले शब्दों को छांटना है। महेश कल दिल्ली गया। महेश कल दिल्ली गया। इसमें आपको संज्ञा शब्द छांटने हैं। संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, वस्तु, नाम आदि के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब महेश कल दिल्ली गया। महेश क्या है? किसी का नाम है। दिल्ली क्या है? जगह का नाम है। तो जो शब्द संज्ञा के मतलब संज्ञा वाले जो है, जो शब्द क्या करते हैं किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराए उन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो महेश कल दिल्ली गया, इसमें जो संज्ञा वाले शब्द है वो कौन से? एक है आपका महेश। महेश किसी का नाम है और दूसरा जो है दिल्ली। दिल्ली क्या है? किसी जगह का नाम है। महेश और दिल्ली। अगला प्रश्न है वचन बदलो। ये प्रश्न कितना है बेटे? 1.5 1.5 मार्क्स का प्रश्न रहेगा आपका ये। वचन बदलो। कलम, कलमे, रास्ता, रास्ते, पत्ता, पत्ते। ये भी आपका 1.5 अंक का रहेगा। लिंग बदलो। हाथी, हथिनी, कवि, कवित्री, गायक, गायिका। ये भी आपका 1.5 अंक का रहेगा। उससे अगला प्रश्न आपका विलोम शब्द, अपमान, सम्मान। उसके बाद आपका है रात, दिन, शत्रु, मित्र, शत्रु। तो ये विलोम शब्द है। अपमान का, सम्मान, रात का, दिन, मित्र का, शत्रु। ये भी आपका 1.5 अंक का प्रश्न रहेगा।
अगला है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अश्व, बाजी, घोटक। ये क्या है आपके पर्यायवाची शब्द है किस चीज के? घोड़ा के। अश्व, बाजी, घोटक। अगला है जल, पानी, नीर, पेय। ये आपके क्या है पर्यायवाची शब्द किसके? जल के। कौन कौन से? पानी, नीर, पेय। अगला है पवन, हवा, वायु, समीर। ये हवा के पर्यायवाची शब्द है। ये अंक प्रश्न जो रहेगा वो आपका 2 अंक का रहेगा। अगला प्रश्न है बेटे हमारा, सही क्रम में लिखे। आपके पास एक वाक्य दिया गया होगा, उस वाक्य को आपने सही क्रम में लिखना है। अब वाक्य क्या है? कल दुकान से मां ने एक फूलदान कोको की खरीदा था। अब इसमें सही क्रम में कैसे लिखेंगे? कल मां ने कोको की दुकान से एक फूलदान खरीदा था। फिर से होगी, कल मां ने कोको की दुकान से एक फूलदान खरीदा था। कल मां ने कोको की दुकान से एक फूलदान खरीदा था। 2 अंक का प्रश्न रहेगा। केशव ने जवाब दिया तलखी से बड़ी। केशव ने जवाब दिया तलखी से बड़ी। तो उसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। 2 अंक का प्रश्न रहेगा ये भी। उसके बाद शब्दों को शुद्ध करके लिख रहा है प्रार्थना। तो प्रार्थना का जो सही रूप होगा वो ये रहेगा ऋतु। इस तरह से लिखा जाएगा ऋतु को। प्रश्न, दुष्ट, स्नान। ये सभी जो है शुद्ध रूप है। अशुद्ध से हम क्या करेंगे? उसको शुद्ध रूप में लिखेंगे। ये भी आपका 2 अंक का प्रश्न रहेगा। आगे दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। आंखों का तारा। आंखों का तारा क्या होता है बेटे? बहुत प्यारा। आंखों का तारा बहुत प्यारा, ये इसका अर्थ है। अब आंखों का तारा का वाक्य क्या है? सुनील तो माता पिता की आंखों का तारा है। सुनील तो माता पिता की आंखों का तारा है। अगला है आंखों का तारा बहुत प्यारा, सुनील तो माता पिता की आंखों का तारा है। अगला प्रश्न है बेटे, अपने मुख्य अध्यापक मुख्य अध्यापिका को क्या करना है? फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखने हैं। मुख्य अध्यापक या फिर मुख्य अध्यापिका को फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटे? सेवा में मुख्य अध्यापक जी या फिर मुख्य अध्यापिका जी। अगर स्कूल में आपके आदमी है तो आप मुख्य अध्यापक लिखेंगे, अगर कोई औरत है तो आप क्या लिखेंगे? मुख्य अध्यापिका जी। तो सेवा में मुख्य अध्यापक जी या फिर मुख्य अध्यापिका जी, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वो आप स्कूल का नाम लिखेंगे। जिस जगह आपका स्कूल है आप उस जगह का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे विषय। विषय क्या है? फीस माफी हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद आप लिखेंगे श्रीमती जी, सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय का 5वीं कक्षा का छात्र हूं, इसलिए छात्र हूं। मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते हैं। मेरे पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी का काम करते हैं, इसलिए उनकी आय जो है वो बहुत कम है। इसलिए उनकी आय बहुत कम है, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण होना भी कठिन है। इस समस्या से मेरे पापा स्कूल की फीस चुकाने में असमर्थ हैं। मैं अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में आता हूं। मैं हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में आता हूं। मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूं, अतः मेरी आपसे विनती है या विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी स्कूल की फीस माफ करने की कृपा करें, जिससे कि मैं अपने आगे का अध्ययन जारी रख सकूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी विनती या विनम्र प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम होगा वो नाम लिखेंगे। जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं उस कक्षा का नाम लिखेंगे। जिस तिथि जिस दिनांक को आप वो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उस दिनांक का आप वहां पर दिनांक को लिखेंगे, और जिस कक्षा में जिस कक्षा के आप विद्यार्थी हैं उस कक्षा का नाम लिखेंगे आप। तो ये हो गया आपका फीस माफी हेतु प्रार्थना पत्र।
ये आपका 5 अंक का प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है बेटा आपका, अगला प्रश्न रहेगा किसी एक विषय पर निबंध लिखो। ये भी आपका 5 अंक का प्रश्न रहेगा। कोई एक, आपको 4 विषय दिए गए हैं, उन 4 विषयों में से जो भी आपको विषय बहुत अच्छी तरह से आता होगा उस विषय के ऊपर आप क्या करेंगे, निबंध लिखेंगे। और विषय कौन कौन से हैं, मेरा हिमाचल, मेरा प्रिय अध्यापक, दिवाली, बसंत। ये आपको देखना है कि जो विषय आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा वही विषय जो होगा वो आपको लिखना होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं मेरा हिमाचल। भारत के 18वें राज्य के तौर पर साल 1971 में 25 जनवरी के दिन हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। शिमला हिमाचल प्रदेश जो है, शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की क्या है, राजधानी है। और ये राज्य भारत के उत्तर दिशा में मौजूद है। हिमाचल प्रदेश को बर्फीले पहाड़ों का राज्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों की संख्या काफी ज्यादा है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, बर्फीले पहाड़ों का राज्य भी कहा जाता है। और बर्फीले पहाड़ों का राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों की संख्या जो वो बहुत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश से चाइना का बॉर्डर काफी नजदीक में पड़ता है। जो हिमाचल प्रदेश है यहां से चाइना का बॉर्डर जो है वो काफी नजदीक पड़ता है। पहाड़ों पर होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक ठंड, और ठंडी के मौसम में क्या होता है, ठंडी के मौसम में बर्फ पड़ती है। वहीं गर्मियों के मौसम में यहाँ का वातावरण हल्का फुल्का जो है वो ठंडा रहता है। इसे देवभूमि कहकर भी बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो देवभूमि से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जो है वो मंदिरों का जो है वो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर सहयोग है। इस वजह से इस राज्य को जो है क्या कहा जाता है, देवभूमि कहकर भी बुलाया जाता है। चिनाब, सतलुज और रावी, चिनाब, सतलुज और रावी ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं जिनका पानी का इस्तेमाल पीने के लिए और खेती करने के लिए भी किया जाता है। तो जो हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, चिनाब, सतलुज और रावी। और ये नदियां जो हैं वो खेती के काम के लिए, इन नदियों के पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है और पानी पीने के लिए भी प्रयोग में किया जाता है। इसके अलावा इन्हीं नदियों के पानी से हिमाचल प्रदेश में बिजली भी बनाई जाती है जिसे हिमाचल प्रदेश में इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे राज्यों को भी बिजली बेची जाती है। इस राज्य में भारी मात्रा में जंगल पाए जाते हैं, साथ में यहाँ पर कई हिंसक जानवर भी इस राज्य में पाए जाते हैं। तो हिमालय जैसा पर्वत भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के काफी पास है। हिमालय जैसा पर्वत जो है वो हिमाचल प्रदेश के काफी पास में है। तो हिमाचल प्रदेश में तकरीबन जो 69% लोग जो खेती के कामों से जुड़े हुए हैं और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती ही है। यहाँ पर सेब, आड़ू या फिर खुमानी की खेती भी भारी मात्रा में की जाती है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। हिमाचल प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं, परंतु यहाँ पर हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग जो है वो निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम जो भी हैं, तो ज्यादातर जो है सभी धर्मों के लोग जो है वो यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये जो है हमारा हिमाचल के ऊपर जो है वो एक प्रस्ताव है, निबंध है। तो आपको ये सोचना है कि जो निबंध आपको 4 निबंधों में से जो आपको प्रस्ताव बहुत अच्छी तरह से आता होगा वही निबंध, वही प्रस्ताव जो होगा वो वहां पर आपको करना होगा। तो इस तरह से आपके कुल मिलाकर जो प्रश्न बन जाते हैं बेटे वो बने आपके प्रश्न 17 प्रश्न आपके बन गए हैं। तो हर एक प्रश्न के कितने कितने मार्क्स रहेंगे वो आपको सारा बता दिया गया है। कौन से प्रश्नों की संख्या जो है वो किस तरह की रहेगी, कौन से प्रश्न अंकों के हिसाब से आपको कितना जो उसमें मटेरियल जो होगा वो लिखना होगा, उस अंकों के हिसाब से वहां पर आप जो है वो मटेरियल जो है वो लिखेंगे। तो कुल मिलाकर आपके प्रश्न जो बनेंगे बेटे वो बनेंगे आपके 17 प्रश्न बनेंगे। 17 प्रश्न बनेंगे। तो इस तरह से आज हमने हिंदी विषय का जो सैंपल पेपर था वो भी हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हमने 4 पेपर जो थे वो 5वीं क्लास के जो वो पूरे कर लिए हैं। तो आप सभी को आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत बधाई। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन।